आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आइसोटोप्स, आइसोडायस्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोटोप्स वगैरह ना। आई थिंक उस टॉपिक में आपको डाउट कुछ नहीं है। ओके, तो उसके बाद क्या पढ़े थे? लाइक फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ वगैरह। तो आज देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उससे रिलेटेड है। ओके, तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद है ना, जो फिर हमें जो लेटेस्ट भी निकाला था, लेटेस्ट इक्वेशन याद है? 0.529 into n square divided by z। ओके, आज देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये हुआ आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हुआ? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें भी थोड़े थोड़े हिंट है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, मतलब एक वेलोसिटी के साथ चल रहा है, स्पीड के साथ चल रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे the moving charge particle, the moving charge particle produces electric and magnetic field which are perpendicular to each other। perpendicular to each other मतलब कैसे बताएंगे? राइट, मानो मेरे पास तो ये लिख है, तो मानो जस्ट ऐसा होगा। ओके, एक दूसरे से परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री। ओके, लाइक एक मूविंग पार्टिकल रहता है, वो क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड which are just perpendicular to each other। ओके, magnetic field which are perpendicular। ऐसे लिख दो, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, perpendicular to each other and perpendicular to the perpendicular to the propagation of waves। हुआ? यहाँ पे क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल होता है, वो ऐसे जाता रहता है एक स्पीड के साथ। जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड। आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। लाइक एक का मानो सबको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक वेव ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरफ ये इस तरफ, तो ऐसे जाएगा। ओके, एंड टू द परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। आप लोग ने लिख दिए ना। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं एकदम। ओके, ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको कोई ये नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए। लाइक यहाँ पे मीडियम मतलब क्या? हमारा एयर, वाटर या कुछ भी हो, लाइक ग्लास पे एक मीडियम रहता है। लाइक आपने देखा ही होगा ना, अगर एक कुछ भी जा रहा है, मतलब कुछ भी ट्रैवल कर रहा है, तो एयर में थोड़ा ज्यादा जाएगा, वाटर में क्या होगा? उससे भी ज्यादा, उससे कम होगा ना, क्योंकि वो थोड़ा डेंस है। लाइक मीडियम का मतलब एयर, वाटर, ओके। तो इसका प्रॉपर्टी है कि इट डज नॉट रिक्वायर medium
ओके, मीडियम टू ट्रैवल, उसको एक और पार्ट लिख सकते हैं क्या, कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। समझ में आई बात, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा ना, राइट। उसके बाद इसके बाद बोथ द प्रॉपर्टीज है, लाइक वेव का भी पार्टिकल्स का भी, इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, वेव का भी और पार्टिकल्स का भी। तो ये भी लिख देते हैं, हैव गिवन कैरेक्टर, हैव गिवन कैरेक्टर मतलब बोथ द पार्टिकल एंड जो भी आपको जब एक चार्ज पार्टिकल जाता है तो वो मतलब परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट अफेक्टेड बाय लाइक हमारे जो एक्सपेरिमेंट था ना, कैथोड एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था, लाइक अगर मैग्नेटिक फील्ड रखा गया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया तो वहां पे क्या होता था, राइट, वहां पे डिविएशन होता था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। ओके, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई और डाउट नहीं है। ओके, अब रेडिएशन वाला तो हमने सीख लिया, और मैंने कल आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था ना, तो आज हम देखते हैं बोर्स मॉडल तो हो गया, उसके बाद वहां पे ग्राउंड स्टेट हो गया, यहाँ पे क्या क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट हुआ, एक्साइटेड स्टेट हुआ, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी भी हुआ, सेपरेशन एनर्जी हुआ, एक्साइटेशन एनर्जी हुआ। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, जो आप लिख लो, हेडिंग लिख लो, उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का, वो देखते हैं।
क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे किस पे चल रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे, हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे देखो ये ओके। यहाँ पे देखो एक और बताती हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है ना। अब देखो ये जो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं लाइक हाइड्रोजन का, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लाइक स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी देखेंगे आगे आगे का जो भी टॉपिक चल रहा है ओके। तो यहाँ पे ये हो गया ऑर्बिटल, न्यूक्लियस है ओके। तो मान लो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये कौन सा है, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है ना, ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे एनर्जी है फाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो होगा हमारा टोटल एनर्जी का इक्वेशन जो कि -13.6 इंटू z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -13.6 इंटू z कितना है, z क्या है, z हमारा एटॉमिक नंबर है फाइन, z हमेशा एटॉमिक नंबर ही होगा तो वो याद रखो, z एटॉमिक नंबर है और n क्या होगा, शेल नंबर। लाइक ये 1 2 3 अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n का वैल्यू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n का वैल्यू 3, ग्राउंड स्टेट है तो n का वैल्यू 1 फाइन। तो यहाँ पे z स्क्वायर 1 आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मान लेते हैं ओके। 1 स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे भी 1 स्क्वायर n इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -13.6 फाइन। और अब देखिए इस अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब सेकंड ऑर्बिट में, तो मानो यहाँ पे ये कम होगा कि ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या होगा, कम चाहिए, कम एनर्जी चाहिए ना क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा फाइन। तो यहाँ से कितना एनर्जी चाहिए, यहाँ पे देखते हैं डाल के देखते हैं, ये होगा इनका वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा -13.6 इंटू z स्क्वायर। तो नहीं ना एटॉमिक नंबर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन n स्क्वायर यहाँ पे नीचे आएगा राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर आएगा -3.4। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका यूनिट है ओके, यहाँ पे आएगा -3.4। अब देखते हैं n का वैल्यू 3 में कितना होगा, तो कितना होगा -13.6 इंटू हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है आंसर अराउंड -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या क्या हो रहा है, कम मतलब बढ़ता जा रहा है ना, नेगेटिव से 0 होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए। जितना भी तुम दूर जाओगे या फिर जितना भी तुम्हारा शेल नंबर ज्यादा होगा उसमें कम एनर्जी चाहिए उसे बाहर निकालने के लिए फाइन। यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइन यहाँ पे n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, n इक्वल टू 1 पे E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इक्वल टू 2 में क्या होगा, E2 इक्वल टू वहां पे क्या निकला हमने -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 3, E3 में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 4, E4 में 0.85 n इक्वल टू 5 माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे जाएगा ये 0 तक जाएगा फाइन। इसमें कुछ डाउट है आपका बुक को नहीं ना फाइन। अब थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं इसमें। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे Z की हाइट हमने लिया था हाइड्रोजन एटम के केस में, अगर हम लेते हैं लिथियम या कुछ
माइनस 13.6 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर कैंसिल हुआ। इसमें कुछ डाउट है? नहीं ना, जस्ट क्या करना है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे लिथियम 2+ एटम इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे Z3 क्यों है? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। मानो कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट होता तो यहाँ पे क्या होता है इक्वेशन, सेकेंड ऑर्बिट होता तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाता। फाइन, यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है इसलिए हमने इनका वैल्यू 3 ले लिया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन आ गए, कैंसिल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the ratios of for first and second excited state. Okay, for first and second excited state यहाँ पे क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। हमने कल भी किया था, है ना, कल भी हमने रेशियो निकाला था। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने ही है, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले इसका निकालते हैं। तो इक्वेशन क्या था, इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। फाइन, अब यहाँ पे रेशियो निकालते हैं पहले किसका, पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो E1 इक्वल टू -13.6 इंटू, यहाँ पे z तो कॉमन ही होगा ना, क्योंकि इवन पे ही लेते हैं तो z तो कॉमन ही होगा, दोनों में 2 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n का वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे क्या आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, E2 निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक -13.6 इंटू क्या है, -13.6 इंटू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ना, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर तो कॉमन है दोनों में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर -13.6 इंटू 4/9। फाइन, अब क्या करना है, यहाँ पे E1/E2 ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे -4 आ रहा है ना रेशियो, -13.6, यहाँ पे दोनों साइड में कैंसिल हुआ और बाकी बचा -4। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। In hydrogen atom,
तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, राइट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2। काइनेटिक एनर्जी मिल गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, पहला वाला हो गया। सेकंड हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल गया डिवाइडेड बाय 2। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है टोटल एनर्जी, राइट। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी हुआ। अब क्या निकालना है हमें, ऑर्बिट निकालना है ना। तो ऑर्बिट हम निकालते हैं यहाँ पे तीसरा ऑर्बिट नंबर। तो यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी का इक्वेशन है इक्वल टू -13.6 इंटू z²/n²। यहाँ पे n हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी तो हमें मिला है, राइट। यहाँ पे क्या होगा 3.4 इक्वल टू, यहाँ पे z क्या होगा, हाइड्रोजन एटम है, तो z होगा 1 डिवाइडेड बाय n²। तो पता नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n² इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, n की वैल्यू आ रहा है 4। आप अगर डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4। अब n² 4 है, तो n का वैल्यू होगा 2। तो ये ऑर्बिट किसमें, मतलब कौन से ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट या फिर फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट। ओके, n का वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है हमें, रेडियस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस इक्वल टू 0.529 इंटू यहाँ पे n² डिवाइड बाय z ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 4। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2.116। फाइन, यहाँ पे कुछ डाउट है, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, पोटेंशियल एनर्जी दिया है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ये मिला, काइनेटिक एनर्जी मिला, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी ना, ये भी मिल गया, 3.4 भी मिल गया। यहाँ पे ये भी हुआ, और यहाँ पे क्या हमें निकाला, एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें एनर्जी तो मिल गया, राइट, टोटल एनर्जी तो मिल गया इक्वल टू, ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, और यहाँ पे क्या निकला, n का वैल्यू आया, और उसके बाद रेडियस निकाले। रेडियस यहाँ पे हाइड्रोजन मिला है, तो यहाँ पे ये भी आ गया। फाइन, 0.529 इंटू n² डिवाइड बाय z, यहाँ पे 1 ही होगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
be the ionization energy for helium plus and lithium 2 plus ions. तो यहाँ पे एक ध्यान रखो कि यहाँ पे n चेंज नहीं होगा. लाइक हमारा इक्वेशन क्या है वो पहले लिख देते हैं. n स्क्वायर ना, तो इक्वेशन तो यही है. ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है हमें -7.6 दिया है ना, वो भी किसका, हाइड्रोजन एटम का. मानो ये हमारा इक्वेशन है और यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे आंसर लिखते हैं. यहाँ पे क्या दिया, -13.6 इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन -13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ना. देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए 1. z का वैल्यू पता है कि 1 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है. और n का वैल्यू है यहाँ पे, n का वैल्यू भी 1 ही होगा, तभी तो ये सेट ये होगा, है ना. तो n का वैल्यू भी 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है. तो हमें क्या करना है, n का वैल्यू 1 रख के ये हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे हीलियम प्लस का भी और लिथियम 2 प्लस का भी यहाँ पे सॉल्व करना है. तो यहाँ पे करते हैं पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी फॉर हीलियम प्लस यहाँ पे -13.6 into z स्क्वायर. यहाँ पे n चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे z चेंज होगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछे कि n सेम है, मतलब जो ऑर्बिट है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा एटम्स, लाइक हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस आयंस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, तो हीलियम है तो उसका z होगा 2 इक्वल टू 4. यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे -13.6 into यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिथियम 2 प्लस है ना, तो यहाँ पे z क्या होगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9. यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं, इसका आंसर आ जाएगा अराउंड और इसका 122.4 -122. ओके, इसे समझाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा. लाइक यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, फाइन. यहाँ पे क्या दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिया है, किसका, हाइड्रोजन एटम का, वो भी कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्होंने दिया है. तो क्या करना है हमें, ये तो हमारा रेगुलर इक्वेशन है, तो यहाँ पे z तो ऑब्वियसली बने होगा, ऑब्वियसली बने होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है. ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, तो ये z होगा 1. ओके, और यहाँ पे हमें n निकालना है कि कौन सा ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13.6 इक्वल टू -13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. z स्क्वायर तो 1 ही है into 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर डालते हैं, तो यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखते नहीं है क्योंकि ऑर्बिट है. ओके, ये हो गया क्वेश्चन. अब एक और क्वेश्चन करते हैं.
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना। उसके बाद क्या करना है, राइट, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी दिया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इसका डबल कर दो, तो क्या आएगा आंसर 3.02। इसके बाद क्या करना है, हमें शेल नंबर निकालना है। शेल नंबर मतलब एन। ओके, यहाँ पे क्या करना है, शेल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना दिया है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 इंटू z² अपॉन n² ये हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पे z तो कांस्टेंट है ना, z तो कांस्टेंट ही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो क्या हो जाएगा -1.51 इक्वल टू ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, 13.6 डिवाइड बाय इंटू 1² डिवाइड बाय n², तो n² कितना आएगा 13.6 डिवाइड बाय 1.51 ऑलमोस्ट 9 आ जाएगा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 9 आ जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हुआ, n का वैल्यू हुआ यहाँ पे 3। ओके, n का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 3। अब क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस का इक्वेशन क्या होगा, अभी ये हटा देती हूँ। रेडियस का इक्वेशन होगा 0.529 इंटू n² ना 9। तो इसका आंसर अब निकालो। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और होगा आपका आंसर। ओके, यहाँ पे ये भी निकाल दिया, यहाँ पे लास्ट स्टेप था, फाइन, ये भी हुआ, टोटल भी हुआ। क्या कल बताओ कितना आंसर होगा। ओके, इसका आंसर कितना है, वो भी एंगस्ट्रॉम में, इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम का यूनिट तो पता है ना, तो एक बार बता देती हूँ। कैथोड रेस के बाद उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह, कैथोड रेस, एनोड रेस, वो जो 4 साइंटिस्ट है उनके नाम। पहले तो ये था, कौन था, कैथोड रेस थॉमसन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक, न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, ये हुआ। उसके बाद किसका है, उसके बाद हमने जो वेवलेंथ है और मेनली क्या था, लाइक आइसोटोप्स, आइसोइलेक्ट्रॉन्स, आइसोडायपर्स, वो सब हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट वो भी हुआ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम थियरी। ओके, अब ये शुरू करने से पहले यहाँ पे क्वांटम क्या होता है वो पहले देखते हैं। क्वांटम मतलब एक छोटा सा एनर्जी पैकेट, छोटा सा एनर्जी पैकेट, उसे कहेंगे हम क्वांटम। या फिर जो हमारा विजिबल रीजन में होता है उसमें फोटोन भी कह सकते हैं, या फिर क्वांटम में स्मॉल एनर्जी ऑफ पैकेट, स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ पैकेट, उसे कहेंगे हम क्वांटम। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट quantity of
energy that can be emitted or transmitted या फिर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, emitted or in the form of electromagnetic radiation। अब देखो हमने वेव तो पढ़ा ही है ना, लाइक ऐसे मानो ये वेव है और मैंने ये भी सिखाया कि लाइक जो हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा ऑर्बिट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और मैंने बताया कि वो अगर एक्साइट हो रहा है तो क्या चाहिए, उससे एनर्जी चाहिए, मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के जाने में क्या चाहिए, उससे एनर्जी चाहिए। अब मानो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है इसमें, राइट। वेव इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स या फिर क्वांटम, ओके, या फिर इसमें क्या होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ओके, यहाँ पे होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ओके। यहाँ पे ये क्या करेगा, मानो कि यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ओके। अब इसके पास आ रहा है वेव्स, इसके पास आ रहा है वेव्स। अब देखो वेव्स क्या कंसिस्ट ऑफ, राइट, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। अब ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये भी यहाँ पे बोर हो रहा था, इसको भी एक्साइट होना है, फाइन। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा एनर्जी पैकेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ जंप करना है, ओके, लाइक सेम एनर्जी पैकेट नहीं होगा, बहुत अलग अलग एनर्जी पैकेट होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो हमारी वेव्स आ रही है, उसे क्या करेगा, लाइक एक पैकेट ऑफ एनर्जी को ले लेगा, बहुत खुश हो जाएगा, राइट, खुश मतलब एक्साइट होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो भी एनर्जी एब्सॉर्ब करके, एनर्जी या फोटोन को एब्सॉर्ब करके वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, फाइन। इसमें कुछ डाउट है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं था, ओके, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे स्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली जो उसमें तो गर्म होता है ना स्टेट से एनर्जी पैकेट, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, उसके बाद थोड़ा एक्साइट होगा, फर्स्ट